तो हमारा जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हमने फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देख लिया था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो उसके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स को डील वहाँ पे किया था कि कैसे हम लोग वहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को डिफाइन करते हैं या फिर वहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आपका पी नॉट क्या था, पी एस क्या था, इसको हमने लास्ट लेक्चर में क्लियरली हमने देख लिया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा हेडिंग है दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो देखो आपको सबसे पहले एक दो बात यहाँ पे मैं आपको क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ इस टॉपिक को डील करने से पहले, कि आपके पास अगर कोई भी अगर आपका लिक्विड रहे, कोई भी अगर आपके पास लिक्विड है, अगर हम लोग इस लिक्विड को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखते हैं, किसी भी एक फिक्स टेम्परेचर पे अगर रखते हैं, तो वहां पे लिक्विड जो आपको वेपर प्रेशर क्रिएट करता है वो भी आपको क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में क्या लिख सकता हूं, सिंपल, कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब सिंपल सा आपको बात एक है कि अगर मैं मान के चलो कोई वाटर है, वाटर को अगर मैं 40 डिग्री पे रख दिया, ठीक है, 40 डिग्री पर अगर मैं वाटर को रखूं, तो और मैं 40 डिग्री अगर मेंटेन किए रहूं, तो वहां पे वाटर एक फिक्स्ड आपको वहां पे प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसको हम लोग वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अगर किसी भी लिक्विड का अगर टेम्परेचर आप अगर बढ़ाते चलो, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते चलोगे, तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी क्या होते जाता है, बढ़ते आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देख सकते हैं कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड also increases। सिंपल सी बात है। ठीक है, कि मतलब मान के चलो कि अगर मैं वाटर का ही देखूं, अगर मैं सॉल्वेंट लिक्विड कंसीडर किया हूं, तो अगर मैं वाटर को 20 डिग्री पे देखूंगा तो वो कुछ वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, और मैं अगर उसको 40 डिग्री पे देखूंगा तो कुछ जो वेपर प्रेशर वो नेक्स्ट लेवल का क्रिएट करेगा, वो आपको ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। और अगर मैं 60 डिग्री पे देखूंगा तो अगेन वहां पे जो वाटर जो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा उसका वैल्यू क्या होगा, हाइयर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड भी क्या होता जाएगा, आपको इंक्रीज होता हुआ चलेगा। ठीक है, ये बात भी सिंपल सा बात है। ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ पे अगर एक ग्राफ आपको बनाना शुरू करूं, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा रीड करने के लिए आपको आना चाहिए, आपको इसको रीड करने के लिए थोड़ा सा आना चाहिए। सॉरी, ये ग्राफ उल्टा। ठीक है, अगर मैं इसको बनाना शुरू करूं, तो ये फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा सा ग्राफ बना लिया। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ में ऊपर साइड क्या है, अगर मैं इधर साइड रिप्रेजेंट करूं वेपर प्रेशर को, और इधर साइड में अगर रिप्रेजेंट करूं टेम्परेचर को, इधर साइड टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करूं इन केल्विन में, सिंपल सा एक रफ आइडिया आपके लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते चलोगे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते चलोगे, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर भी क्या होते जाता है, इंक्रीज होते चलोगे। ठीक है, ये हमने सेकंड पॉइंट से भी देखा। ठीक है, और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते मैं मान के चलो कि ऐसे टेम्परेचर पे पहुंच जाऊं कि वहां पे जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो वो आपको अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को ही दैट इज, ये अगर मान के चलो टेम्परेचर टी है, तो इसी टेम्परेचर को हम लोग किसका नाम देते हैं, हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। याद है, आपने छोटे क्लास में इसको जरूर पढ़ा होगा कि आपको बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था। अगर मैं इसको बताना शुरू करूं, ठीक है, सही है, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल आपने ये 9th में आई होप आपने पढ़ा होगा कि जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग नाम देते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं जल्दी से इसको भी यहाँ पे कंप्लीट कर दे रहा हूँ कि द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid equals the atmospheric
एटमॉस्फेरिक प्रेशर is called boiling point, is called boiling point। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आपको कहानी समझ में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा कि ये 2-3 पॉइंट हमने अभी तक यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये ग्राफ लेकिन रीड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप लोग क्लियरली समझना कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज होता है, और जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया उस टेम्परेचर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। बोलोगे ठीक है, ये आपको सेकंड बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको एक पॉइंट और आपको यहाँ पे समझने का जरूरत पड़ेगा जिसको कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आपने क्या पढ़ा होगा ना, आपने ये पढ़ा है कि अगर किसी भी लिक्विड में अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर मिलाते हैं, किसी भी लिक्विड में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग मिलाते हैं तो उस केस में जो सॉल्यूशन वहां पे वेपर प्रेशर क्रिएट करता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये हमने लास्ट लेक्चर भी देखा था, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि विथ द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट the vapor pressure of solution decreases। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब यहाँ से एक आपको बहुत ही काम की चीजें समझने की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं एक ग्राफ आपको और यहाँ पे बना के दिखाऊं, बहुत सिंपल सा ग्राफ आपको बता रहा हूँ, ये आपको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखने की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं ये मान के चलो एक छोटा सा ग्राफ बनाया, ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये आपका अगेन यहाँ पे वेपर प्रेशर है और इधर आपको टेम्परेचर है जो कि केल्विन में हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपका कोई भी वेपर प्रेशर कर्व है किसका, सॉल्वेंट का, कोई भी प्योर सॉल्वेंट का, ध्यान से सुनना ये, क्योंकि इसको समझ लोगे फिर आपके पास ये टॉपिक जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये आपके लिए बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर प्योर सॉल्वेंट का अगर वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ होता है, तो अगर आप सॉल्यूशन के केस में कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जब मिलाओगे जो सॉल्यूशन बनेगा, उस केस में अगर आप ये डायग्राम बनाओगे ना, उसका डायग्राम क्या होगा आपको, ये उसका डायग्राम। तो ये रेड वाला डायग्राम किसका है, जबकि आपने किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाए हो तो उस केस में इसका डायग्राम। देखिए देखो कैसे इसको आप रिजेंबल करोगे। जैसे मान के चलो ये ग्राफ ऐसा कैसे आप इंटरप्रिटेट कर सकते हो ना, कि मान के चलो अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, किसी कांस्टेंट रखोगे, तो इस टेम्परेचर के कारण जो सॉल्यूशन प्रेशर क्रिएट करेगा उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते थे, पीएस से रिप्रेजेंट करते थे। और इसी टेम्परेचर पे जो आपका प्योर सॉल्वेंट जो वेपर प्रेशर क्रिएट करता था उसको हम लोग पी नॉट से रिप्रेजेंट करते थे। तो आप साफ देख के रिकॉल कर सकते हो कि पी नॉट का वैल्यू क्या होता है, पीएस से ज्यादा होता है। तो आप इस तरह से इस ग्राफ को रीड कर सकते हो। मतलब क्या है ना कि अगर आप किसी भी एक फिक्स टेम्परेचर, मान के चलो टेम्परेचर अगर मैं ये रखूं, तो इस टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग अगर सॉल्यूशन का प्रेशर पी एस डैश हो गया, तो इसी टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर क्या हो जाएगा, तो पी नॉट डैश होता हुआ नजर आएगा। और आप साफ देख सकते हो कि पी नॉट डैश का वैल्यू पी एस डैश से क्या है, आपको ज्यादा है। तो ये ग्राफ क्या होता है ना, अल्टीमेटली क्या है कि जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हो तो किसी फिक्स टेम्परेचर पे आप ऑब्जर्व करोगे कि प्योर सॉल्वेंट आपको ज्यादा प्रेशर क्रिएट करवा रहा है और सॉल्यूशन आपको क्या हो रहा है, कम प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और इसको हमने शायद पिछले 2 लेक्चर में इसको हम लोग प्रॉपर्ली एनालिसिस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ आपको ये बनाने आना चाहिए कि प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे बनता है, जबकि आप वॉल्यूम और टेम्परेचर को, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में अगर आप ग्राफ बोलोगे, ठीक है, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो मैं एक आपके पास सेम ये ग्राफ को रीड करने के लिए बता रहा हूं कि आपने ये देख लिया कि आपने सॉल्वेंट का ग्राफ ये आपको येलोइश कलर वाले लाइन से दिख रहा है और ये ब्लू वाला कलर से आपको सॉल्यूशन का ग्राफ दिख रहा है, ये तो आपने देख लिया, ठीक है। आपने ये भी देखो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो आपको वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। शायद आपको दिख रहा है कि ये वेपर प्रेशर जो दोनों के केस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, जिस पॉइंट पे
वेपर प्रेशर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या नाम देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट देते हैं। तो अगर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का अगर आप देखोगे तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट अगर इस ग्राफ से देखोगे तो टी नॉट बी से रिप्रेजेंट करोगे। तो टी नॉट बी, अगर टी नॉट बी को देखूंगा, ये क्या है आपको? दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये किसका है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का वैल्यू देगा। शायद बिल्कुल समझ पा रहे होगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये ऊपर वाले ग्राफ में यहाँ पे डिस्कस किया था ना कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या नाम देते थे? बॉइलिंग पॉइंट नाम देते थे ना, ठीक है। तो इस ग्राफ को देख के बोल सकते हो कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ये, ठीक है। अब देखो इसी टेम्परेचर पे अगर आप देखोगे तो बोलोगे कि सर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो तो इसके बराबर, ये आपको मान के चलो पीएस के बराबर होगा, है ना। लेकिन क्या आपको पीएस का वैल्यू इस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है क्या? बोलोगे नहीं है। तो अगर मुझे इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज करना पड़ेगा। और टेम्परेचर इंक्रीज करते करते जिस टेम्परेचर पे उसका प्रेशर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए, वो टेम्परेचर कहलाएगा, दैट इज ये टीबी कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कहलाएगा ना, कहलाएगा। तो आप यहां से क्या समझ पा रहे होगे छोटी छोटी बातें कि जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हो ना, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है? आपको इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं कि विथ द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट see, so with the addition of non-volatile solute, boiling point of the solution increases. सिंपल सी बात, आप ये डायग्राम देख के बोल रहे हो, और इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो आपको इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से जो आपको इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट देखने को आ रहा होगा, तो आप देख रहे होगे कि इस केस में ये टीबी माइनस टी नॉट बी का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो इसको हम लोग किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टीबी के नाम से लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल्टा टीबी का मतलब क्या होता है? दैट इज कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या हो गया आपको? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये आपका कहलाता है। तो बेहद ही सिंपल सा टर्म है कि अगर आप ये डायग्राम को रीड करने के लिए जरूर समझना कि आप लोग जैसे सॉल्वेंट को मिलाते हो ना, तो आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, तो टेम्परेचर मुझे एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा सच दैट कि उस सॉल्यूशन का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और उस केस में सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वो आपको इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा। और ये जो डेल्टा टीबी है ना, इसी को हम लोग नाम देते हैं दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। यहाँ तक सही है? तो अगर आपसे बोला जाए, अगर आपसे यहां से इस चीज को रीड करने के लिए जरूर सीख लो कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलोगे कि ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट प्लस डेल्टा टीबी को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो उस केस में मुझे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आता हुआ मुझे दिखेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बोलोगे बिल्कुल सही है, यहां तक सही। अब अगर ये बात आपने देख लिया ना, ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल एक प्रूफ होता है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इट मींस डेल्टा टीबी का जो वैल्यू होता है, ठीक है, डेल्टा टीबी का जो आपका वैल्यू होता है, डेल्टा टीबी का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? ये होता है आपके मोलैलिटी, ये किसका होता है? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के बराबर होता हुआ आपको दिखेगा। बोलोगे ठीक है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और अगर मैं इसके प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगा तो मैं डेल्टा टीबी को लिख सकता हूं केबी मल्टीप्लाइड बाय एम। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? केबी मल्टीप्लाइड बाय एम। यहां से कुछ बात आपको जरूर समझना चाहिए कि केबी आपका क्या होता है? ये बोलता है, ये आपका होता है मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। पहला नाम ये होता है, या फिर दूसरा इसको हम लोग बोलते हैं
क्यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, ये दो नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट बहुत बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से समझना है कि आपको अगर यहाँ पे कभी भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको दो चीज की जरूरत है, दैट इज केबी का वैल्यू दिखा जरूरत पड़ेगा, और मोस्ट केस में केबी का वैल्यू आपको पेपर में दिए हुए रहेंगे, और एन क्या होता है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं ना, अगर आप देखोगे टीबी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाई एम, बोलोगे बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सिंपल से पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब अगर देखोगे इसमें आपको 4 टर्म दिख रहे होंगे, पेपर में हमेशा 4 में से 3 टर्म आपको दे दिया जाएगा, 4th टर्म आपसे पूछ लेंगे, ये आपको पेपर का लेवल रखना है, जहां तक सही है ना, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि ये सारी बात आपको कैसे कैसे प्रॉब्लम में अप्रोच करने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या आप मोल्ड कर सकते हो, क्या क्या आपको जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। याद है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आपको मान के चलो उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास अगर मान के चलो कि WB है, उस सॉल्यूट का मोलर मास अगर MB है, अगर मैं सॉल्वेंट देखूं, जो भी हमारा सॉल्वेंट है अगर उसका मास WA है, और अगर सॉल्वेंट का मोलर मास अगर MA है, तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं क्या कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाइड बाय WB बाय MB, WB बाय MB डिवाइडेड बाय WA बाय 1000 लिख सकते हैं ना, क्योंकि मोलैलिटी का आपको पता है ना, मोलैलिटी क्या होता है, सॉल्वेंट का आपका मास होता है इन केजी। तो अगर आपको बताओ कि मास जनरली आपको दिया हुआ रहेगा तो पेपर में ग्राम में ही दिया रहता है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप क्या लिख सकते हो, KB मल्टीप्लाइड बाय 1000 इंटू WB डिवाइडेड बाय MB मल्टीप्लाइड बाय WA, दिया हुआ रहेगा ना। तो इस तरह से आपको डेल्टा टीबी का कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आता हुआ दिखेगा, दैट इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय KB इंटू WB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। तो ये सारे नोटेशन आपको पता होना चाहिए कि WA क्या है, WB क्या था, तो ये पॉइंट आपको जरूर पता होने चाहिए। और मैं अगेन मैक्सिमम केस में बता रहा हूं कि आपको ये MB का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, ये आपको बताओ। आपको मैंने बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैक्सिमम यूज जो आपको देखने को मिलेगा ना, वो आपको मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए आएगा। तो ऑब्वियस है कि अगर डेल्टा टीबी दिया रहेगा, केबी दिया रहेगा, WA दिया रहेगा, तो आप MB का इजिली यहां से एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। तो और ये MB आपको क्या देता है, ये आपको देता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये आपको देता हुआ यहाँ पे ये नजर आता है, बोलो ठीक है, जहां तक आपको समझ में आ गया। तो ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन आपसे यहां से बनते हैं, ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स देके आप इसको नोट करके लिख सकते हो कि आपको ये जो केबी होता है ना, ये केबी डिपेंड करता है किस पे, ये केबी हमेशा और हमेशा डिपेंड करता है किसके, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ये किसके नेचर पे डिपेंड करता है, ये हमेशा और हमेशा किसके नेचर पे डिपेंड करता है, तो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद आपको पेपर में कभी पूछा भी गया है, ठीक है, कि केबी किस चीज पे ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या कभी ये आपको हमेशा और हमेशा ये डिपेंड करता हुआ नजर आएगा, तो ये सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता हुआ नजर आता है। ऑब्वियस है कि अगर ये केबी अगर किसी सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी है, किसी भी अगर ये सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब केबी का एक सॉल्वेंट की डिपेंडेंसी, एक फॉर्मूला भी आपको याद रखने का जरूरत पड़ सकता है यहाँ पे, जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसका आपका जो फॉर्मूला होता हुआ दिखेगा वो होता है R इंटू M इंटू TB स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका एग्जैक्टली कंप्लीट एक डेरिवेशन होता है इस फॉर्मूले का, तो लेकिन आपको डेरिवेशन बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना कि कभी कभी क्या होता है ना कि आपको पेपर में केबी का वैल्यू मैक्सिमम 90% केस में आपको दिया रहेगा, लेकिन अगर आपको ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको सॉल्वेंट के सारे फंडामेंटल चीज आपको दिए हुए रहेंगे, ठीक है।
और उस केस में आपको के भी हो सकता है कैलकुलेट करना पड़े, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, जहां पे कि आर आपको पता है क्या होता है, ये आपका होता है गैस कांस्टेंट, ये क्या होता है गैस कांस्टेंट, ठीक है। कैपिटल एम जो है ये है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आपका ये होता है, ठीक है ठीक है। आपको डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या होता है ये तो आपने पढ़ा ही होगा, दैट इज इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होता हुआ आपको ये दिखता है। तो ये सारे ऑब्वियस है, आपको एक टर्म बचा टीबी, ये क्या आपको बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा मैं एक चीज यहाँ पे जरूर सबको बता दे रहा हूँ, याद रखिए भाई, ये जो फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि केबी सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इस फॉर्मूले में जो भी टर्म्स को यूज करोगे ना, वो सॉल्वेंट के लिए यूज करोगे। ये टीबी कभी ये मत समझ लेना कि ये सॉल्यूशन का आपका बॉइलिंग पॉइंट है, यार ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका मतलब आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि टीबी कुछ नहीं, ये टी नॉट वी के बराबर है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन बनते हुए दिखते हैं। तो यही आपको सिंपल से क्वेश्चन आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगर यहां तक हमने ये देख लिया, तो अब हम लोग थोड़ा सा ये कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक एक करके थोड़ा सा डील करना स्टार्ट करते हैं, ताकि एक एक पॉइंट में इसके बारे में आपको समझा दूं, ठीक है। चलिए अगर मैं इसको देखना शुरू करूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, आप इसको प्रॉपर देख के लिख सकते हो, फिर पॉज करके आप बना भी सकते हो, लेकिन मैं एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूं कि द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज दिस। इसका मतलब, अच्छा मैं एक चीज आपको जरूर मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखना कि डेल्टा टी भी आपने क्या पढ़ा, ये केबी इंटू एम होता है। तो अगर कभी भी आपसे यूनिट ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट पूछ लिया जाए ना, तो आपको शायद पता होगा कि ये क्या होगा, केल्विन डिवाइडेड बाय मोलर हो जाएगा, ये हो सकता है, या फिर ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ये आपका क्या स्टैंडर्ड यूनिट है, या फिर कभी कभी आपको बुक में ये भी देखने को मिल सकता है कि केल्विन मोलरिटी, अगर ऊपर में लिखोगे आप यहाँ पे देखोगे तो मल्टीप्लाइड बाय केजी डिवाइडेड बाय मोल, ये भी आपको इसका यूनिट देखने को मिलेगा। तो यूनिट के लिए ज्यादा परेशान मत होना, कभी कभी आपसे यूनिट का हो सकता है क्वेश्चन आपसे वो पूछ ले कि यूनिट क्या होता है, तो यूनिट को तो आप इजीली बता ही सकते हो, क्योंकि मोलरिटी क्या होता है, मोल पर मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो केजी नीचे आएगा, मोल ऊपर आएगा, तो अल्टीमेटली इस फॉर्मूले मोलरिटी की जगह रखोगे तो केजी ऊपर चला जाएगा और मोल कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये यूनिट आपको किसका देखने को आएगा, ये आपको केबी का यूनिट आपको देखने को आएगा। तो यूनिट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, आपके लिए काम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए इकलौता, अब सबसे अच्छी बात है कि अगर आप पेपर में देखोगे ना कि आपको जैसे दिख गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, कुछ ऐसा है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि सर मेरे पास एक ही फॉर्मूला, इसके अलावा आपके पास कोई फॉर्मूला है ही नहीं, बोलोगे ठीक है। तो फर्स्ट लाइन देखिए क्या लग रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज दिस। इसका मतलब आपको केबी ऑफ बेंजीन का वैल्यू क्या दिया है, 2.57 दिया है, बोलोगे बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकेंड लाइन पढ़ना है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 81.0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, इसका मतलब टी नॉट बी का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, बोलोगे 81 दिया है। ये कितना दिया आपको, 81 दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब आपसे किसका वैल्यू पूछ लिया है, टीबी का वैल्यू पूछ लिया है, ठीक है। Solution formed when 5 gram of C14H22 is dissolved in 50 gram of benzene, बोलोगे ठीक है सर, ठीक है। तो यहां पे अगर आप गौर करोगे तो सॉल्यूट के बारे में क्या दिया है, सॉल्यूट यहाँ पे कौन अवेलेबल है, बोलोगे C4H12, यहाँ पे आपको डिसॉल्व है। तो अगर मैं इसका सॉल्यूट का मोलर मास देख लिया, मोलर मास, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 12 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 इंटू 12, मैं जल्दी से कर दे रहा हूँ, 28 और ये 14, दैट इज 861, दैट इज 168 प्लस 12 हो जाएगा। तो इसका मास कितना होता हुआ नजर आएगा, मोलर मास, बोलोगे 180 हो जाएगा ना।
अच्छा, सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है? सॉल्यूट का मास आपको दिया हुआ है कितना? बोलोगे 5 ग्राम दिया है ना? सही है। चलिए अब देखना एक एक करके मैं इस पे फॉर्मूले पे काम करना शुरू करूंगा। तो यहां तक थे। अच्छा, क्या आप सॉल्वेंट का आपको मास दिया है क्या? बोलोगे 15 ग्राम दिया है। 15 ग्राम दिया है ना? ठीक है। अब देखो, आप क्या करो ना, आपको अगर इस फॉर्मूले में देखोगे तो मोलैलिटी तो हमेशा आपको निकालने का जरूरत पड़ ही रहा है। तो अगर मैं मोलैलिटी निकाल लूं, मोलैलिटी अगर निकाल लूं, तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? आपने ये पढ़ाई होगा फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में। दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये भी किस में होना चाहिए? बोलोगे केजी में होना चाहिए। तो मोल ऑफ सॉल्यूट हम लोग कैसे निकालेंगे? बोलोगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। बोलोगे बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ सॉल्वेंट, ये तो ग्राम में है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करना शुरू करें तो क्या आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 50, ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूं, ये आपको 3 टाइम्स कैंसल आउट हो जाएगा, ये आपको कैंसल आउट हो गया। ये अगर आप देखोगे 2 9 ये हो जाएगा, और आपका ये कितना हो जाएगा? बोलोगे 50 हो जाएगा ना। तो यहां से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? बोलो 50 डिवाइडेड बाय 27 होता हुआ आपको दिखेगा। इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब आप अगर इस कॉन्सेप्ट पे आओ ना, तो अब मैं अगर इस कॉन्सेप्ट पे लगाऊं कि डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम, क्या मुझे के बी का वैल्यू पता है? बोलोगे ये तो पेपर में दिया है, दैट इज 2.57। क्या मुझे एम का वैल्यू पता है? बोलोगे ये तो हमने अभी तुरंत निकाल लिया ना। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो इसका वैल्यू आएगा 4.56 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका वैल्यू आता हुआ देखिए। बोलोगे ठीक है, यहां तक सही। लेकिन मुझे निकालना क्वेश्चन में क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। आपने अभी अच्छे से पढ़ा है कि सर टीबी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है टीबी माइनस टी नॉट बी, होता था ना। तो अगर मैं यहां से टीबी का फॉर्मूला, जो कि टीबी क्या होता था? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी हो जाएगा ना। क्या मुझे टी नॉट बी का वैल्यू दिया हुआ है? बोलोगे बिल्कुल दिया है, 81। क्या मुझे डेल्टा टीबी पता है? बोलोगे बिल्कुल पता है, 4.56। और मैं अगर इसको सॉल्व करना शुरू करूंगा तो मुझे 84.56 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर आता हुआ मुझे दिख जाएगा ना। बेहद ही सिंपल सा टास्क है। तो इस तरह से आपको उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, जो हमारे क्वेश्चन ये पूछा गया है, कैलकुलेट डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट का सॉल्यूशन देखो, आप गौर करोगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 84.56 होता हुआ आपको दिख रहा होगा। बोलोगे ठीक है। चलिए, ये हम लोग एक बार आप लोग क्वेश्चन रीड आउट कर लीजिए। हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार सॉल्व करता हूँ। पहले एक बार इसको आप रीड आउट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखना शुरू करें तो फर्स्ट लाइन क्या दिया है? मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर, वाटर ही दिया ना, वाटर इज दिस। तो देखो, आपको सबसे पहले ना, अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट दिया है, इसका मतलब केबी आपको दिया हुआ है। क्या केबी का वैल्यू दिया है? 0.513 डिग्री सेंटीग्रेड केजी पर मोल, ठीक है, पर मोल। आपको तो पता ही है। और एक चीज सबसे पहले कि अच्छा केबी का वैल्यू आ गया ना, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं एक ही फॉर्मूला लगाना है कि डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी मल्टीप्लाइड बाय एम। यही आपको फॉर्मूला लगाते हुए आप नजर आओगे इस फॉर्मूले में, क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। व्हेन 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट, देखो आपको मोल ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है कि मोल ऑफ सॉल्यूट जो है ये आपको कितना दिया है? बोलोगे 0.1 दिया है। ये तो बहुत ही काम आसान कर दिया। इज डिसॉल्व इन 200 ml ऑफ वाटर। ये कहां पे? आपको 200 ml ऑफ वाटर में आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। द सॉल्यूशन बॉइल्स अंडर प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है कि आपको निकालना है कि इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि सॉल्वेंट का अगर आप देखोगे, सॉल्वेंट का अगर वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम क्या दिया है? बोलोगे 200 ml दिया हुआ है ना। लेकिन अगर आप क्वेश्चन गौर करोगे यहाँ, तो मुझे मोलैलिटी है, और मोलैलिटी को निकालने के लिए मुझे सॉल्वेंट का मास चाहिए।
तो आपको पता है कि वाटर का अगर आप गौर करोगे, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो इस केस में इसका जो मास होगा ना, जो मास ऑफ सॉल्वेंट भी होगा ना, मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा इसका वैल्यू क्या होता हुआ नजर आएगा, बोलोगे 200 ग्राम होता हुआ आपको नजर आएगा। होता है ना, आप वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml लेते हो, तो अगर आपको वॉल्यूम दिया है तो यहाँ से आप उसका मास निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट आपको क्या हो जाएगा, दैट इज कि 200 ग्राम होता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को लगाना है, हम लोग सबसे पहले एक एक काम करेंगे कि मोलैलिटी निकाल लेते हैं। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये भी किस में होना चाहिए आपको, केजी में होना चाहिए। ये सब बात तो आप पढ़ ही चुके हैं यार। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है क्वेश्चन में, तो 0.1 दिया है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, बोलोगे ये 200 तो यहाँ दिया है, मुझे केजी में बदलना है तो इसको मुझे डिवाइड किससे करना पड़ेगा, दैट इज 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मोलैलिटी 1/2 होता हुआ आपको नजर आएगा। बोलोगे बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब देखो, गौर करो कि मुझे निकालना है टीबी का वैल्यू, याद है ना। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को कंसीडर करूं, तो डेल्टा टीबी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टीबी माइनस टी नॉट बी लिख सकते हैं। दिस शुड बी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाय एम। तो आपको तो टीबी तो फाइंड आउट करना ही है। क्या आपको टी नॉट बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्या, बोलोगे बिल्कुल दिया हुआ होगा कहीं ना कहीं। क्या आपको टी नॉट बी का वैल्यू आपको कहीं पे ये दिया हुआ है, हाँ देखो इसको एक बार। तो अब देखो, इसमें अगर आप डाटा आपको नहीं दिखा रहा है तो आप ये भी समझ सकते हो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। बोलोगे प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 होता है। तो अगर आपको दिया हुआ है तो अच्छी बात है। इस केस में क्वेश्चन में क्यों नहीं दिया है, क्योंकि वाटर दिया है और आपको ये बात पता ही है, ठीक है। तो केबी का वैल्यू कितना दिया है, बोलोगे 0.513 है, और मोलैलिटी कितना आ गया, बोलोगे 1/2 है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो 0.513 का हाफ अगर निकालोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.256 के आसपास होता हुआ इसका वैल्यू नजर आएगा। बोलोगे बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर इसका 0.256 आ गया डेल्टा टीबी का वैल्यू, तो यहां से अगर मैं टीबी ये निकाल रहा हूं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलोगे 100 प्लस 0.256 होता हुआ नजर आएगा। और इस तरीके से आंसर हो जाएगा 100.256 डिग्री सेंटीग्रेड आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता हुआ आपको दिखेगा। बोलोगे बिल्कुल सही है, सिंपल सा चीज है। तो यहां से आपको क्या दिखा कि वहां पे जो आपको सॉल्यूशन होगा, वहां पे जो आपको सॉल्यूशन होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, उसका जो आपको बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 100.256 डिग्री सेंटीग्रेड होता हुआ आपको दिखेगा। और इस तरीके से अगर हम लोग आंसर देखना शुरू करें तो इस तरीके से मुझे आपको सी ऑप्शन होता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। तो एक चीज देखना कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट की वाटर है, तो वाटर का आपको नहीं दिया है, तो आपको इतना तो याद रहेगा, इसमें कोई इशू आपको नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग एक ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा थर्ड क्वेश्चन है, और ऑब्वियस है कि इतना क्वेश्चन आपके लिए काफी है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज 100.34। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको क्या दिया है, बोलोगे 100.34 दिया है। क्या आपको बता सकते हो कि इसमें सॉल्वेंट अगर वाटर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बोलोगे 100 होगा। तो यहां से डेल्टा टीबी अगर आप निकालना शुरू करोगे तो इसका वैल्यू क्या होता है, बोलोगे टीबी माइनस टी नॉट बी होता है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड होता हुआ नजर आएगा। बोलोगे सही है, बेहद ही सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है। चलिए, अगर यहां तक ये बात सही है तो अब इसके बाद अगर हम लोग ये कैलकुलेट करना शुरू करें क्वेश्चन, हाँ ठीक है। तो इसके बाद अगर हम लोग देखना शुरू करें कि आपको केबी फॉर वाटर दिया है, तो आपको सबसे पहले एक तो आइडिया लग ही गया ना कि मुझे क्या निकालना है, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम निकालना। मतलब यही फॉर्मूला हमारा लगता हुआ आपको नजर आएगा। यहां तक सही है, ठीक है। चलिए, तो अगर यहां तक ये बात सही है तो मैं अगर इसको कैलकुलेट करना शुरू करूं, क्या मुझे डेल्टा टीबी का वैल्यू पता चल गया, बोलोगे 0.34 पता चल गया। क्या मुझे केबी का वैल्यू पता है, बोलोगे 0.52 पता है। तो यहां से मैं m निकाल सकता हूं, तो मुझे m का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलोगे 0.34 डिवाइडेड बाय 0.52 होता हुआ मुझे दिखेगा। बोलोगे इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोलोगे नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा बात बोल रहा हूं कि यार क्या मैं क्वेश्चन देख के मोलैलिटी निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं।
तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे मुझे सॉल्यूट का मास क्या दिया हुआ है, तो बोलोगे सॉल्यूट यहाँ पे ग्लूकोज है, उसका मास आपको दिया है 12 ग्राम। ठीक है, ग्लूकोज का अगर मोलर मास लिखोगे तो ग्लूकोज का मोलर मास अगर आप कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो उसका मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का मोलर मास। आई होप कि आपको याद होगा ये बात, सही है? तो उम्मीद है कि तो आपको अगर देखो कि ग्लूकोज का मोलर मास यहाँ से फाइंड आउट करना है तो ग्लूकोज का मोलर मास आपको क्या है, अननोन है। बोलोगे ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, क्या आपको सॉल्वेंट का मास दिया है क्या? बोलोगे बिल्कुल दिया है। सॉल्वेंट का मास आपको कितना दिया है? तो 100 ग्राम दिया है, 100 ग्राम दिया है। क्या मैं यहाँ से मोलैलिटी का एक्सप्रेशन निकाल सकता हूँ क्या? बोलोगे कि मोलैलिटी का अगर एक्सप्रेशन में निकालना शुरू करूंगा तो क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट दैट इज 12 डिवाइडेड बाय m, अगर सॉल्यूट को अगर मैं m से डिनोट करूं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1000। बोलोगे सही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय m। तो देखो आप साफ यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा, अगर देखोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 120 डिवाइडेड बाय m बचेगा। तो ये मोलैलिटी आ गया। अब देखो मोलैलिटी आपने ऊपर निकाल लिया था, दैट इज की 0.34 डिवाइडेड बाय 0.52, और मोलैलिटी आपने अगर सॉल्व किया तो इसका वैल्यू आ रहा है m। तो ये दोनों मोलैलिटी को जैसे आप इक्वेट करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ m का ही वैल्यू आता हुआ नजर आएगा। और यहाँ से अगर आप m को कैलकुलेट करोगे तो आई होप कि इसका वैल्यू 183 के आसपास आता हुआ इसका दिखेगा, 183 ग्राम पर मोल आपको मोलर मास ऑफ ग्लूकोज आता हुआ आपको दिखेगा। सही है ना? तो पेपर में बिल्कुल भी सिंपल सा क्वेश्चन ये आपको दिया है कि आपको शायद एक दो बात यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक आप बनाए हो ना, मेजोरिटी केस में आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ही आपको फाइंड आउट करने के लिए सबसे ज्यादा दिया जाता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को देखो, समझो, और किस तरह से हम लोग इसको थ्योरी को पढ़े, थ्योरी को एक बार जरूर आप समझना, इसके बारे में सारे पॉइंट्स को एक बार एक एक करके मैंने समझाया, इसको एक बार डिस्कस कर लेना। बाकी इसके अलावा आपको इस टॉपिक के अंदर कुछ पढ़ना नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद का जो आपको नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद आपको है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नेक्स्ट लेक्चर में इस दोनों टॉपिक को हम लोग कवर करना स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को देखिए, एनसीईआरटी रीड आउट कर लीजिए, और जितने भी क्वेश्चन आपको कहीं से भी दिखे तो आप इजीली बनाते हुए इसको नजर आ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।